कि आपने एक अखबार में आर्टिकल लिखा जिसमें आपने कहा कि नरेंद्र मोदी की हैट्रिक के बारे में तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव की जमीन ऐसी हो गई है कि भाई अब तो मोदी जी की जीत लगभग निश्चित है, अब जीत के पथ पर अग्रसर है। ऐसी कोई बात नहीं है। चुनाव से पहले मैं बात कर रहा हूं, चुनाव के बाद भी आपको मुंह दिखाना पड़ेगा, है ना। चुनाव की जमीन जो है वो नहीं खिसकी है। विधानसभा चुनाव परिणाम के सहारे कृपया ये कहने की कोशिश न कीजिए कि लोकसभा का चुनाव सेटल हो गया। ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें छेड़छाड़ हो सकती है, सॉफ्टवेयर से कुछ गड़बड़ की जा सकती है। अगर 1% का इधर उधर हो गया होता या 2% का इधर उधर हो गया होता तो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर भारत ने नकार। मेरे साथ हैं योगेंद्र यादव जो कि भारत जोड़ो अभियान से जुड़े हुए हैं, स्वराज इंडिया चलाते हैं और आप जानते ही हैं एक समय में देश के सबसे जाने माने सेफोलॉजिस्ट, चुनाव विश्लेषक भी रहे हैं। कि आपने एक अखबार में आर्टिकल लिखा जिसमें आपने कहा कि नरेंद्र मोदी की हैट्रिक के बारे में तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। मोदी जी ने दावा किया कि 3 राज्यों के चुनाव से अब तय हो गया है कि हम तीसरी बार पीएम बनने वाले हैं, सरकार हमारी आ रही है। और सब जगह ज्यादातर विश्लेषक यही मान रहे हैं, लेकिन आप उससे सहमत नहीं है, इसलिए आपने वो आर्टिकल उसमें लिखा, कुछ बातें भी उसमें आपने बताई हैं। क्या कहा है आपने आर्टिकल में और ये आर्टिकल लिखने का ख्याल कैसे आया योगेंद्र जी? आपने सही कहा, तिल का ताड़। ये मुहावरा मेरा नहीं था, लेकिन मुहावरा बहुत अच्छा है और मैं समझता हूँ ये कोई पहली बात नहीं है जिसमें कर रहे हैं। हर चीज में तिल का ताड़ बनाया जाता है इस देश के अंदर। और बीजेपी को भाई एक बात के लिए दाद देनी पड़ेगी कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो होता है ना, मनोवैज्ञानिक खेल, वो कोई इनसे सीखे। मतलब खेल ऐसा कुछ रहता है कि मैच शुरू होने से पहले ही सामने वाले से वॉक ओवर करवा दिया जाए, जो 2019 में भी हुआ था। और मुझे लगा कि ये जो विधानसभा चुनाव के परिणाम जैसे ही आए उसके बाद वही साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू हो गया कि बस अब तो हैट्रिक से हैट्रिक। अच्छा, प्रधानमंत्री की इस तुकबंदी का भी मानना पड़ेगा भाई, इसका कोई जवाब नहीं है। का इस देश का किसी प्रधानमंत्री को मैंने इस तरह की, ये कल्पना का मामला है, इसमें मैं कोई तंज नहीं कस रहा हूं, पे सोचता हूं कि हाँ, इधर हैट्रिक हुई, अब उधर भी हैट्रिक होगी। तो और अब आप जानते हैं इस देश के मीडिया के एक बड़े हिस्से के अंदर ये होता है कि प्रधानमंत्री के मुखारबिंद से कुछ निकल गया, फिर उसके बाद तो बस उसके बाद उसकी गूंज सुनाई देती है, अनुगूंज सुनाई देती है, हैट्रिक 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 हैट्रिक। तो मैं समझ रहा हूं 2 दिन से यही चल रहा है। मैंने इसलिए लिखा कि देखिए, पहली बात, अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या ये 3 राज्यों में कांग्रेस की हार कांग्रेस के लिए झटका है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक ही नहीं है। सिर्फ कांग्रेस के लिए झटका है नहीं, कांग्रेस के अलावा हम जैसे तमाम लोगों के लिए भी झटका है जो सोचते हैं कि देश में बदलाव होना चाहिए। और मैं समझता हूं इंडिया कोएलिशन, हालांकि वो चुनाव लड़ नहीं रहे थे दूसरे लोग, उनके लिए भी झटका है। क्या इससे चुनावी हवा खराब होती है 2024 की विपक्ष के लिए? बिल्कुल खराब होती है, इसमें कोई शक ही नहीं। देखिए, सच्ची बात से इंकार करने का कोई तुक नहीं बनता है। लेकिन क्या इससे चुनाव की जमीन खिसक जाती है, या चुनाव की जमीन 2024 के लोकसभा चुनाव की जमीन ऐसी हो गई है कि भाई अब तो मोदी जी की जीत लगभग निश्चित है, अब जीत के पथ पर अग्रसर है? ऐसी कोई बात नहीं। जब मैंने बैठ के आंकड़े देखे तो मुझे इसका कोई कारण नजर नहीं आया। लेकिन इन तीनों राज्यों में जितने बीजेपी को बढ़त मिली है कांग्रेस के ऊपर, वो सारी की सारी बढ़त सिर्फ एक तेलंगाना से बराबर हो जाती है। तो मतलब ये कि अगर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में ये देखना है कि देश की जनता बीजेपी के साथ, तो भैया देश की जनता 9.5-10 लाख लोगों ने कांग्रेस को ज्यादा वोट दिया था। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ कह रहा हूं कि चूंकि दावा ये किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से अब लोकसभा चुनाव तो बस हो गया, तो मैंने कहा चलो भैया गिनती करके देख लेते हैं हो गया या नहीं। इससे ये बिल्कुल मैं साबित नहीं कर रहा हूं कि कांग्रेस जीत रही है 2024 में या बीजेपी हार गई है, ऐसा कुछ नहीं। मैं आप भी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में शामिल होकर बेसिकली जो लोग इसे हैट्रिक के लिए उछाल बता रहे हैं, आप उनको जवाब दे रहे हैं, जबकि आपको भी पता है और शायद उनको भी पता है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वोट अलग अलग तरीके से पड़ता है। जी, वो बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, मैं बिल्कुल आप और बात कर रहे हैं, बहुत वर्षों से बात कर रहे हैं, चुनाव से पहले मैं बात कर रहा हूं, चुनाव के बाद भी आपको मुंह दिखाना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह की उठपटांग बात करके मैं कहां जाऊंगा? सही तर्क पे बात करें। जैसे मैंने बिल्कुल शुरू में ही कहा, क्या बीजेपी जीती? बिल्कुल जीती। क्या कांग्रेस को धक्का लगा? बिल्कुल लगा। क्या इससे बीजेपी की हवा बनती है? हवा बनती है। क्या इससे जमीन पलटती है? नहीं पलटती है। बस इतनी बात मैं कह रहा हूं, हवा बनती है, लेकिन चुनाव की जमीन जो है वो नहीं खिसकी है अभी। ये ऐसी आंधी चला दो कि आपको पता ही ना लगे कि मतलब आप किस जमीन पे खड़े हो और आप पस्त हो जाओ। अगर विपक्ष पस्त ना हो जाए, अगर विपक्ष वहीं खड़ा रहे जहां है, तो जमीन आज भी उनके पास है, उस पे खड़े रहना है। पर योगेंद्र जी, ये तो सच है ना, मोदी फैक्टर सही मायनों में प्ले में लोकसभा चुनाव में आता है, विधानसभा चुनाव में वो उतने जोर से वो फैक्टर काम नहीं करता है। उस फैक्टर को अगर लेकर चलेंगे तब इस लड़ाई को आप कैसे देखते हैं? मोदी जी का फैक्टर काम किया है और लोकसभा चुनाव में करेगा, कर सकता है। मैं नहीं कह रहा कि नहीं करेगा, मैं इतना कह रहा हूं कि अगर ऐसा है तो भाई कहिए कि लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर काम करेगा, हम जीतेंगे, फिर क्यों विधानसभा का पचड़ा ला रहे हो बीच में? मैं केवल एक चीज कह रहा हूं
कि इस विधानसभा चुनाव परिणाम के सहारे कृपया यह कहने की कोशिश न कीजिए कि लोकसभा का चुनाव सेटल हो गया। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। ओके, आपको लगता है मोदी जी आएंगे जीतेंगे, बहुत अच्छी बात है, फिर इस पे तर्क करें, इस पे बहस करें। ठीक है। ईवीएम पर अब कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। योगेंद्र जी, आपका टेक क्या है ईवीएम पर? मानक भाई, ईवीएम का सवाल पिछले 10 साल से उठ रहा है और मैंने बार बार एक बात कही है, क्योंकि दरअसल क्या होता है कि बहुत कम लोग सचमुच पढ़ते हैं कि आप लिखते क्या हैं। लोग समझते हैं कि दाढ़ी वाला है, कांग्रेस यात्रा में शामिल हुआ था, जेएनयू में पढ़ा है, इसलिए जरूर ईवीएम की बात करता होगा। इसमें कोई शक नहीं कि ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें छेड़छाड़ हो सकती है, सॉफ्टवेयर से कुछ गड़बड़ की जा सकती है। दूसरा, इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी को या जिस तरह का आज देश में नेतृत्व है उसको कोई नैतिक दुविधा नहीं होगी ऐसा कुछ काम करने में, अगर जरूरत हो ही गई तो। एक चीज मैं सिर्फ कहूंगा, मुझे मध्य प्रदेश का चुनाव परिणाम समझ नहीं आता। मैंने 30 साल तक देखा है, 9% से कोई पार्टी आगे हो ये चीज सड़क पे दिखाई देती है। 9% का मतलब जो 103-4 बुखार होता है ना, वो है। यूं हाथ लगाओ और आपको पता लग जाएगा अरे बुखार है ये तो। 9% से जब कोई, आप भी पत्रकार हैं, घूमते हैं, जब कोई पार्टी चुनाव में 9% से आगे होती है, बच्चा भी बोलता है, सड़क पे मूंगफली वाला भी बात करता है, हर कोई बात करता है उसके बारे में। मैं घूमा, तमाम पत्रकार घूमे, किसी ये जरूर शक था कि क्या कांग्रेस वापस आएगी, बदलाव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये सब ठीक है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कांग्रेस को जो शुरू में एडवांटेज था वो कांग्रेस ने खो दिया था और मामला बहुत कांटे का हो गया था। लेकिन 9% से आगे क्यों है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अगर आज भारतीय जनता पार्टी इस भरोसे है कि जो 2018-19 में हुआ वही 23-24 में होगा, तो राजनीति 5 साल के अंदर बहुत बदलती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो 2018-19 में हुआ वो 2023-24 में नहीं हो सकता है, लेकिन इतिहास बार बार अपने आप को दोहराता नहीं है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश का जो अपना किला है उसको भी बचाना पड़ेगा, और जो तेलंगाना और कर्नाटक के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी नीचे जा रही है उसको संभालना भी पड़ेगा। एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि आज भी उत्तर भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी 40% से ज्यादा वोट लेकर आई हुई पार्टी है। अगर 1% का इधर उधर हो गया होता या 2% का इधर उधर हो गया होता तो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर भारत ने नकार दिया। ये जो समीकरण है, ये जो असेसमेंट है, ये असेसमेंट ठीक नहीं है। 40% वोट पाने वाली पार्टी उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तीनों जगह पे, क्या वो लोकसभा के चुनाव में मजबूत दावेदार नहीं होगी? क्या उसको जनता वोट नहीं देगी? तो मुझे लगता है कि इस बात को भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो अच्छी तरीके से समझता है, उनके प्रवक्ता समझे या ना समझे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज की तारीख में मुझे तो याद नहीं पड़ता आखिरी बार पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक कब हुई। 3 दिन से 4 दिन हो गए हैं, और इन 4 दिनों के अंदर क्या विधायक दल की बैठक नहीं होनी चाहिए? कम से कम विधायक दल की बैठक होती, उसमें कोई प्रस्ताव पारित होता, वो प्रस्ताव आलाकमान के पास आता और आलाकमान उसे फैसला करता तो बात समझता। आज भारतीय जनता पार्टी इंदिरा गांधी की कांग्रेस की तरीके से है, जहां फैसले सिर्फ एक आदमी करता है, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। इस बात को आरपी सिंह साहब माने ना माने, बीजेपी प्रवक्ता माने या ना माने, हकीकत यही है। जैसे कांग्रेस पार्टी के अंदर आज की भी स्थिति, एक विधायक दल ने फैसला किया, वो प्रस्ताव आ गया, इसमें पार्टी का आलाकमान उसे फैसला करे, पार्टी का आलाकमान। पर बीजेपी नेताओं का आशुतोष ये कहना है जब वोट सारा नरेंद्र मोदी के नाम पर ही मिलता है तो फिर अगर फैसला वही करें तो उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को कहनी चाहिए स्पष्ट तौर पर। मैं यही बात तो कह रहा हूं, सबको मालूम है कि फैसला एक ही आदमी को करना है, और किसी को नहीं मालूम कि अगला मुख्यमंत्री वहां कौन होगा। यहां तक कि अमित शाह साहब को भी नहीं मालूम होगा वहां का मुख्यमंत्री कौन होगा। हम पत्रकार लोग गलत साबित हुए हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं।